नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी वैद्युतिक वायरिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, ITI लेवल के जैसे UPPCL TG2, UPRVNL TG2 और राजस्थान में आई हुई इलेक्ट्रिकल विद्युत विभाग से भर्ती, उसमें अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ ITI में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, BIS की वैद्युतिक वायरिंग के नियमानुसार लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। अगला है, वैद्युतिक वायरिंग के नियमानुसार नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श ऊंचाई जो है 1.3 मीटर होनी चाहिए। फर्श से जो ऊंचाई होनी चाहिए आपकी वायरिंग की, वो 1.3 मीटर होनी चाहिए। घर के बाहर स्थापित किए जाने वाले लाइट पॉइंट सदैव जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। फ्यूज, थर्मल रिले आदि सुरक्षा युक्तियां हैं जो कि परिपथ को क्षरण से बचाती हैं। किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु स्विच तथा सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल तार के संपर्क में आ जाए तो उसका फ्यूज उड़ जाता है। लैंप, परिपथ में होल्डर सहित लैंप के साथ सिंगल पोल स्विच लगाया जाता है। जीने के परिपथ यानी स्टेयरकेज सर्किट के लिए 2 वे स्विच प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक स्विच भवन की एक मंजिल पर तथा दूसरा स्विच दूसरी मंजिल पर लगाया जाता है। मास्टर स्विच अनेक घरेलू वैद्युतिक उपकरणों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। नाइफ स्विच की धारा रेटिंग 1200 एम्पियर या इससे अधिक हो सकती है। सर्किट ब्रेकर एवं स्विच को एक परिपथ के भूमिगत चालक से आवश्यक संपर्कित करना चाहिए। सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों, स्विच को परिपथ के भूमिगत चालक से अवश्य संपर्कित यानी जुड़ा होना चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग हेतु तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार, GI तार तथा PVC का प्रयोग किया जाता है। वायरिंग में सॉकेट होल्डर व स्विच को माइका शीट पर फिट किया जाता है। सीलिंग स्विच एक बार दबाने पर परिपथ ऑन हो जाता है तथा दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाता है। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है, जो सीलिंग स्विच होता है, एक बार आप दबाओगे तो परिपथ ऑन हो जाएगा और दूसरी बार आप दबाओगे तो परिपथ ऑफ हो जाएगा। 2 पोल आयरन क्लैड स्विच में प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा होता है। 3 पोल आयरन क्लैड स्विच 3 फेज लाइनों को एक साथ ऑन ऑफ कर देता है। DPIC तथा TPIC प्रकार के स्विच ऊपर की दिशा में ऑन तथा नीचे की दिशा में ऑफ होते हैं, जबकि अन्य स्विच ऊपर की दिशा में ऑफ होते हैं। सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन लीड को सॉकेट में संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। बायोनेट कैप लैंप होल्डर के रिम में 2 विशेष आकृति के खांचे बने होते हैं, जिनमें
लैंप की टोपी में उभरी हुई पिनें फंस जाती हैं। BIS 732 के अनुसार बायोनेट कैप लैंप होल्डर्स का प्रयोग 200 वाट के लैंप के लिए किया जाना चाहिए। एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर्स के रिम में चूड़ियाँ बनी होती हैं। गोलियथ एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर्स आदि वोल्टेज वाले स्टूडियो हेडलाइट, फ्लडलाइट, फोकसिंग आदि प्रकार के लैंपों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला है कार्ट्रिज फ्यूज में प्रायः तांबे व टिन की मिश्र धातु का तार कांच अथवा पोर्सिलीन में बंद कर दिया जाता है। MCB में ओवरलोड स्थिति में स्वतः ही ऑफ होने की अवस्था MCB में अगर ओवरलोड हो गया तो अपने आप ऑफ हो जाती है। यह द्विधात्विक युक्ति के द्वारा संपन्न होती है। मोल्डेड केस परिपथ में वियोजक 5 एम्पियर से 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का प्रचालन AC तथा DC दोनों सिग्नलों द्वारा प्रचलित किया जा सकता है। इंडक्शन रिले में बला घूर्णन करने वाली डिस्क के कारण उत्पन्न होता है जो भंवर धाराओं के कारण घूमती है। ओवरलोड रिले जिसकी मौलिक संरचना सामान्य प्रकार की चुंबकीय रिले के समान होती है को ट्रिपिंग रिले के नाम से भी जाना जाता है। तापीय रिले विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। दोस्तों जो तापीय रिले है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत चुम्बकीय रिले का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर, मशीनों के कंट्रोल परिपथ, रिमोट कंट्रोल से परिचालित उपकरणों, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, एक्सचेंज, ट्रांस रिसीवर इत्यादि आदि में किया जाता है। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, कंट्रोल परिपथ और रिमोट कंट्रोल में आदि में किया जाता है और रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन आदि में करते हैं। चलिए अगला तापीय रिले के विद्युधात्विक तत्व में 2 निकेल स्टील अलाय की परस्पर वेल्ड की हुई स्ट्रिप होती है। प्रगलन घटक न्यूनतम प्रगलन द्वारा तथा निर्धारित धारा मान का अनुपात होता है जिसका मान इकाई से अधिक होता है। 3 फेज AC लाइन में फेजों को लाल, पीले एवं नीले रंग द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि एक उप परिपथ में दोष पैदा होने की स्थिति में दूसरा परिपथ चालू रहता और इस प्रकार दोष अन्वेषण कार्य सरल हो जाता है। अगला है ट्री प्रणाली में फ्यूज बिखरे होने के कारण दोष ढूंढना कठिन होता है और साथ ही साथ इसमें आग लगने का भी खतरा बना रहता है। केबल की धारा वहन क्षमता उसमें प्रयोग किए गए तारों की मोटाई, व्यास तथा तारों की संख्या पर निर्भर करता है। केबल के 2 भिन्न भिन्न ग्रेडों 230/400 वोल्टेज एवं 650/1100 वोल्ट में बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग में PVC अथवा CTS केबल का प्रयोग किया जाता है। BIS संस्तुतियों के अनुसार लकड़ी की केसिंग कैंपिंग वायरिंग में केसिंग तथा दीवार के बीच 6.5 mm मोटे चीने मिट्टी के गोल इंसुलेटर प्रयोग किए जाने चाहिए। PVC केसिंग कैंपिंग वायरिंग में केसिंग को दीवार पर रावल प्लग लगाकर स्टील स्क्रूओं के द्वारा कसा जाता है। बैटन वायरिंग में CTS कैप टायर शीथ्ड अथवा TRS यानी
टफ रबर शीथ्ड प्रयोग होने के कारण इसे CTS अथवा TRS वायरिंग भी कहते हैं। लेड शीथ वायरिंग रासायनिक पदार्थों द्वारा जैसे अम्ल, क्षार आदि उत्पन्न करने वाली उद्योगशालाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कम गेज वाला पाइप जिंक तथा एल्युमिनियम की चादरों तथा अधिक गेज वाला पाइप माइल्ड स्टील की चादरों को मोड़कर बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। बैंड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर पाइप को 90 अंश पर मोड़ना होता है। सैंडल कंड्यूट पाइप दीवार के साथ कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनका साइज कंड्यूट पाइप के साइज के अनुसार होता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग कास्ट आयरन से निर्मित होती है, जो फ्लेक्सिबल पाइप को सॉलिड पाइप से जोड़ने के काम आती है। सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग के अनुसार आवश्यकता अनुसार हल्के या भारी गेज या आयरन कंड्यूट पाइप अथवा PVC कंड्यूट पाइप प्रयोग किया जाता है। कंसील्ड वायरिंग को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, जो दीवार के अंदर छिपी हुई होती है। छोटे व्यवसायों में प्रयुक्त कंट्रोल प्रणाली में कंट्रोल रिले प्रयोग की जाती है, जो कि 24 वोल्ट कंट्रोल के स्थान पर 240 वोल्ट कंडेंसिंग को सप्लाई करती है। अगला है औद्योगिक संस्थानों, फैक्ट्रियों आदि इत्यादि में LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क की सुविधा UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। अगला है वायरिंग लेआउट में प्रयुक्त केबल पूर्ण रूप ढंग से रबर या PVC आवरण द्वारा ढके हुए होने आवश्यक हैं। अगला है भवन वायरिंग में प्रयुक्त सभी संबंधी उपकरण भारतीय विद्युत नियम वर्ष 1956 के नियम 50, 51, 58 तथा 61 के अनुरूप होने चाहिए। भवनों की वायरिंग ऐसी की जानी चाहिए कि तारों की जांच सरलता से हो सके। मानक रूप से इनकैंडिसेंट लैंप को निर्धारण 60 वाट, छत के पंखों, टेबल फैन व सॉकेट आउटलेट पॉइंटों का निर्धारण 60 वाट एवं शक्ति के आउटलेट सॉकेट का निर्धारण 1000 वाट माना जाता है। वायरिंग लेआउट में लैंप को क्रॉस यानी लैंप का जो प्रतीक होता है, ये लैंप का प्रतीक है और इससे दर्शाया जाता है। भवनों में बैटन डक्ट कंड्यूट आदि प्रकार की वायरिंग प्रयोग की जाती है। भवनों की वायरिंग में स्टील, फीता, साहुल, ट्राई स्क्वायर, सीढ़ी, पेंसिल, पैमाना, रंगीन चाक आदि वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। भवन वायरिंग लेआउट में विद्युत लाइन के प्रवेश एवं निर्गत स्थानों को चिन्हित किया जाता है। भवन वायरिंग में एक कक्ष में सामान्यतः बेड के निकट एक लैंप, पार्श्व दीवार पर एक ट्यूबलाइट, कक्ष में के मध्य में एक पंखा, पार्श्व दीवारों पर 2 सॉकेट आदि उपभोग बिंदु स्थापित किए जाते हैं। अगला है 2-3 मंजिलों से अधिक मंजिलों वाले भवनों में वैद्युतिक वायरिंग स्थापित करने हेतु लगभग 4x4 आकार का एक ऊर्ध्व रिक्त स्तंभ बनाया जाता है। बहुमंजिले भवनों के प्रत्येक फ्लैट के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में एक MCB का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है।
वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। अगला है लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट और पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए तथा यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से माध्यम तथा उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। वायरिंग के फेज तथा न्यूट्रल तार के आपस में संयोजित हो जाने से शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी स्विच को ऑन करने पर लैंप प्रकाशित नहीं होता तो स्विच से नियंत्रित परिपथ में ओपन सर्किट दोष होता है। किसी परिपथ में फ्यूज का विद्युत धारा वहन क्षमता मान स्वीकृत लोड के लिए आवश्यक विद्युत धारा मान से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वायरिंग में केज केबल, न्यूट्रल केबल अथवा अर्थ तार के साथ आंशिक रूप से स्पर्श करने लगे तो परिपथ में लीकेज दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला है भू संयोजित दोष को खोजने के लिए उपकरण की धात्विक बॉडी से जुड़ा अर्थ संयोजन हटा दिया जाता है और एक टेस्ट लैंप को उपकरण की बॉडी तथा अर्थ के मध्य संयोजित कर दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।